नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बायोम के इस खास एपिसोड में जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं बायोम के एक्सपर्ट टीचर्स से। और आज बहुत सारे बातों पे चर्चा होने वाली है। वीडियो 7 से 10 मिनट का रहने वाला है। बात किन किन चीज़ों पर होगी, देखो सबसे पहला ये है कि रीनीट को लेके मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा है। टेस्ट को लेके लोग परेशान हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेके परेशान है, सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या करें इस पे परेशान है, थ्योरी पढ़ें न्यूमेरिकल पढ़ें क्या करें इस पे परेशान है। हर एक परेशानी का सॉल्यूशन अभी होगा। तो एक-एक करके आप सभी टीचरों का ज़रूर आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका एकदम जो हूबहू जो आप सोचते हैं वही रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम जूलॉजी से ले रहे हैं। सर स्वागत है आपका बायोम के इस खास एपिसोड में। सर जूलॉजी में लेवल इस बार कैसा रहने वाला है नीट का? मतलब जैसा पिछले साल था या जो अभी 2026 में हुआ वैसा रहेगा या आउट ऑफ एनसीईआरटी जा सकता है? तो आप थोड़ा अपने हिसाब से बताएँ सर। देखिए, इस बार तो जैसा कि एक बात तो पहले बच्चों को दिमाग में बैठा के ही रखना है। बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चन्स होते हैं, स्पेशली जूलॉजी, बॉटनी के मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन कभी एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाने वाला। क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी से रहेगा। एक चीज़ आजकल 1-2 साल के एग्ज़ाम के ट्रेंड में हम लोग को देखने को ये मिल रहा है, कि जो क्वेश्चन बहुत मतलब कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, लेकिन उसको लेंदी करके आ रहा है। लेंदी मतलब बोलने का मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट लंबा कर दे रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जब उस क्वेश्चन को देखते हैं, तो दूर से एक प्राइमा फेसी में देखने के बाद ऐसा लगता है उनको ना, कि बहुत टफ क्वेश्चन है। तो तो उसकी वजह से दिमाग में एक अलग से मानसिक दबाव उनके दिमाग में आ जाता है। तो सर जूलॉजी में नेगेटिव मार्किंग बचने के लिए हुँ, उससे हुँ। क्या उपाय उनको करना चाहिए? नेगेटिव मार्किंग बचने के लिए 2 सबसे बड़ा चीज़ मैं बता रहा हूँ। पहली बात ये है कि आप जब एनसीईआरटी, अभी आपके पास अप्रॉक्सिमेटली 10 टू 15 डेज़ का टाइम बचा हुआ है, हमारा उसके बाद एग्ज़ाम आ जाएगा रीनीट का, है ना? तो आपको ये कोशिश करना है, बिकॉज़ जिन बच्चों का एग्ज़ाम में इस बार के नीट में 450 या 500 प्लस के आस-पास मार्क्स आ रहा है, इट मीन्स उनका तैयारी अप टू द मार्क है ना? तो उसमें उनको ये करना है कि एनसीईआरटी बुक जो है ना, वो कम से कम इन 10 टू 15 डेज़ में 8 से 10 बार पूरा रिवाइज़ करना है। ओके सर, एक क्वेश्चन थोड़ा-सा हट के इससे, हुँ, आप हुँ। एक डॉक्टर भी हैं। अभी जो बच्चे मानसिक दबाव में हैं, हाँ, स्ट्रेस ले बिल्कुल। रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे हैंडल हाँ, करें? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्योंकि अभी जितने भी बच्चे हैं उनके दिमाग में सबसे बड़ा एक तो फ्रस्ट्रेशन है, मेंटल हैरेसमेंट हो चुका है कि दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, तो फिर मतलब खुद को एनर्जाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सबसे पहला चीज़ उनको ये है कि मैक्सिमम बच्चों में एक टेंडेंसी ये होता है ना, कि वो सुबह से लेके रात तक दिन भर पढ़ाई के बारे में ही सोचते हैं। तो पढ़े या नहीं, पढ़ाई करे या नहीं करे, लेकिन दिमाग में उनका हमेशा यही चलता रहता है कि मुझे ये पढ़ना है, अभी ये पढ़ना है, तो वो ज़्यादा हैरेसमेंट करता है। तो उनको सबसे पहला काम ये करना है कि जो टाइम उन्होंने अपने आप को अपना रूटीन, एक सबका एक पर्सनल रूटीन होता है पढ़ाई करने का, जो उनका पर्सनल रूटीन है पढ़ाई करने का, उसी टाइम पे वो पढ़ाई करो, उसी टाइम के बारे में केवल सोचे। बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना जीवन जिए। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर जैसे बॉटनी में आते हैं, तो बॉटनी में जैसे बच्चा फुल अगर टारगेट करे कि हमको फुल मार्क्स लाना है, तो हुँ, उनका एनसीईआरटी पढ़ने का सही अप्रोच क्या होगा? और जैसे सर जो असर्शन रीज़न है या मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन्स आते हैं, इस हुँ, चीज़ हुँ। को वो कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, पहली बात ये है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, ये एक अलग ही टॉपिक है। सबसे पहले चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, नीट हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एनसीईआरटी पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसको एज़ ए थियोरेटिकल बुक समझ के पढ़ते हैं, ऐसे नहीं। एनसीईआरटी को हमें क्वेश्चन बैंक की तरह पढ़ना चाहिए। 3-4 स्टेप्स होते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उसको एज़ ए फ्लो, एनसीईआरटी का जो फ्लो है वो देखें आप। जो बोल्ड कीवर्ड्स होते हैं वो पढ़ें दूसरा स्टेप में। तीसरा जो होता है क्या, कि पूरा पढ़ने के बाद उसमें आप अंडरलाइन कर लें, हाइलाइट कर लें। चौथा चीज़ होता है कि उस पैराग्राफ से मैक्सिमम खुद से एमसीक्यूज़ बनाने की कोशिश करें। तो सर अभी तो टाइम कम है, एक चीज़ को आप बताएँ कि जैसे 24 या 25 या जो जी। नीट 26 हुआ, हुँ, हुँ। उससे पेपर कैसा रहेगा? थोड़ा डिफरेंट रहेगा और क्या मॉडरेट टाइम देना चाहिए इस सेक्शन पे? देखिए, क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करना तो बहुत टफ चीज़ है। कोई ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता है कि ऐसा ही आएगा। लेकिन फिर भी अगर हम पिछले 2-3 सालों के पैटर्न को देखें, तो स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अगर आप पूछते हैं, तो बच्चों को मैं ये बहुत क मतलब ये कहूँगा कि क्वेश्चन आप देखें पहले, आपको देख के समझ में अगर आ रहा है तो ठीक है, आप एक बार में अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो उसको सर्कल करके आगे बढ़िए। जो टाइम आप बचाते हैं उसके बाद फिर आप उसमें दोबारा आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। और एक मॉडरेट टाइम क्या रख सकते हैं उसके लिए? मॉडरेट टाइम अगर देखा जाए तो पूरे बायो तो ऐसे कहा जाता है 45 टू 50 मिनट्स में बहुत आइडियल टाइम होता है, पूरा बायोलॉजी नॉट जस्ट बॉटनी। तो अगर हम बॉटनी की बात करेंगे तो बॉटनी में 25 मिनट के आसपास होना चाहिए ओएमआर फिल करके। ठीक है सर, थैंक यू। जी, जी। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के ऊपर, जिसमें बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं। सर स्वागत है आपका। रीनीट में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो फिजिक्स का सर सिलेबस इस कम समय में कैसे पूरा करें? बच्चे कंफ्यूज हैं, न्यूमेरिकल करें, थ्योरी पढ़ें और सिली सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं सर। तो थोड़ा सा आप अपना अनुभव साझा कर दें। देखिए, अभी के टाइम में ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी के टाइम में रिवीजन करने का मतलब ये है कि आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन कीजिए।
और अगर आपको लगता है शॉर्ट नोट्स के रिवीजन में कि ये वाला टॉपिक मुझे अभी भी अच्छे से क्लियर नहीं है, तब आप डिटेल नोट्स में जा सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स डेली रिवाइज कीजिए, उसके बाद टेस्ट कंपलसरी है डेली देना, सबको देना है, एनालिसिस करना है। और जहाँ तक रही बात एक्यूरेसी, देखिए स्पीड पे एक्यूरेसी डिपेंडेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड रखते हैं सवाल बनाने में, तो स्वाभाविक है कि गलतियाँ होंगी। प्रेशर, एक तो आप 3 घंटे का प्रेशर में हैं, उसके बाद आप स्पीड बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, तो गलती होगी। तो सर यहीं से एक क्वेश्चन निकलता है कि बच्चों का थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। हाँ। जो बच्चे 600 उधर करके आए, अभी मॉक में 500 के जैसा आ रहा है, हुँ। फिर वो अभी गड़बड़ा गए हैं, तो वो कैसे प्रेशर हैंडल करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हाँ। लेवल क्या हो सकता है आगे चल के? सही कह रहे हैं। आजकल बहुत सारे बच्चों ने मुझे भी कहा है कि मेरा पहले नीट में बहुत अच्छा आया था, इस नीट के बारे में हम सोचे नहीं थे, हम शिलांग गए हुए थे, वापस लौट के आना पड़ा नीट के लिए। तो हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में हम कई बार ऐसा सिचुएशन आपके साथ आता है कि आप नहीं चाहते हैं, लेकिन वो आपको करना है। तो हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है? कई बार ज़िंदगी आपके लिए फैसला लेती है और आपको उस पर आगे बढ़ना तो होता है। सर 3 पॉइंट मतलब 3 वर्ड बोल देते जो रीनीट के लिए बच्चा फोकस करता है। हाँ, तो एक एग्ज़ाम्पल जो है मुझे ध्यान में आ रहा है कि जब महाभारत की लड़ाई का पहला दिन था, तो अर्जुन नहीं लड़ना चाहता था। उसने अपना जो है धनुष रख दिया था कि ये मेरे पितामह हैं, ये मेरा भाई है, मैं नहीं लड़ूँगा, मैं नहीं मार सकता हूँ इनको। तो भगवान ने कहा कि बेटा लड़ना तो होगा, क्योंकि अब आमने-सामने है, अब आप मना नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने उसका काउंसलिंग किया, समझाया कि देखो क्या है। तो मैंने वो पूरा देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने। तो उसमें मुझे एक बात समझ में आई थी, मतलब कि भाई जिसको तुम शरीर समझ रहे हो, जिसको तुम्हें मारना है, वो सिर्फ़ एक वस्त्र है, असली चीज़ आत्मा है। वस्त्र पुराना हो जाता है, आत्मा शरीर बदल लेती है। तो आप ये सोचिए, अभी हर बच्चा ये सोचे कि 3 मई को जब नीट हुआ था, तो उसके पहले वो किस मूड में था? तो अब वो यही सोचे कि ये रीनीट नहीं है, ये 3 मई का डेट है। हमको उसी मूड में अगले 15 दिन, 20 दिन रहना है और वही इंटेंसिटी के साथ तैयारी करनी है। मानते हैं कि मुश्किल है, लेकिन जब तक आप मुश्किल नहीं झेलेंगे, तो सफलता कैसे मिलेगी? थैंक यू सर। तो ये चीज़ें आपके लिए हो सकता है बहुत काम आएगा। अब हम लोग जो मतलब बायो पार्ट देख लिए, फिजिक्स पार्ट देख लिए, अब आगे हम लोग केमिस्ट्री पार्ट में जा रहे हैं। केमिस्ट्री में हम लोग अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके बच्चों में बहुत डर है और वो ये भी मानते हैं कि रटने वाला सब्जेक्ट है। तो आखिरी दिनों में वो कैसे तैयारी करें, किन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करें, थोड़ा सा ये बता देते हैं। देखिए, मैं तो बच्चों को बोलना चाहूँगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट ही है, जो वही बच्चा रट सकता है जिस बच्चे ने 1 साल लगातार मेहनत किया है। ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा रट ले और जाके एग्ज़ाम में उसका आंसर दे दे। तो रटना है, लेकिन रटना वही बच्चा अच्छे से रटेगा जो 1 साल मेहनत किया है। तो आपको अपने मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि 15 दिनों में आप ये कर लो, वो कर लो। बट आपने जो 1 साल मेहनत किया, उसमें आपने अच्छे से नोट्स बनाए, अच्छे से नोट्स में स्टार मार्क किया, अच्छे से एनसीईआरटी में हाइलाइट किया। आप अभी के दिनों में सबसे बेहतर ये है कि आप अच्छे से जाएँ, नोट्स रिवाइज़ कर लेने के बाद वो सारा जो स्टार मार्क किया आप उसको रिवाइज़ करें, जो एनसीईआरटी में हाइलाइट किया आप उसको देखें और उसके बाद टेस्ट के लिए अपेयर हों। तो सर इस बार जो रीनीट होगा उसमें आपको लेवल कैसा लग रहा है? मतलब थोड़ा प्रेडिक्शन, वैसे तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, पर आपको क्या लग रहा है अपने अनुभव से? जैसे मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैंने जब भी देखा है कि जब रीनीट हुआ है, तो क्वेश्चंस का लेवल ठीक-ठाक आया है। मतलब अगर जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, इतना पक्का है कि जो भी आपने पढ़ा है, उससे ऊपर का कुछ नहीं आने वाला है। सारा का सारा एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, इसलिए आपने मेहनत किया, आप उस पे भरोसा रखें और बढ़िया से एग्ज़ाम की तैयारी करके जाएँ, लेवल के बारे में आप ना सोचें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। तो अब हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री को हम लोगों ने 3 पार्ट में बाँट दिया, वैसे एक टीचर से भी ले सकते थे, लेकिन कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को बेस्ट बताया जाए और जो अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा अनुभव रखते हैं, वो चीज़ आपके साथ साझा किया जाए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग चलें, तो सर आपसे ये एक प्रश्न रहेगा कि कम समय में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोबारा कैसे, क्या रणनीति के साथ तैयार करें? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा रिएक्शन देख के थोड़ा डरता है, तो उस चीज़ को कैसे कवर अप करें? जैसा कि अभी 20 दिन रीनीट के लिए है, तो 20 दिन में आप रिएक्शन को रटने की कोशिश ना करें।
रिएक्शन जितने भी हैं आप उसको समझने की कोशिश करें कि ये रिएक्शन पर्टिकुलर रिएक्शन किस मैकेनिज्म पे बेस्ड है और उसको आप मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं अभी के टाइम में कि 11th क्लास के जो भी पोर्शन है उसको जैसे नॉमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, जीओसी उस पे कम फोकस करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जो टेस्ट में अभी पिछले टेस्ट में जैसा 4-5 क्वेश्चन आया था, तो 12th से 10 क्वेश्चन आया था। तो ऐसा नहीं है कि स्किप कर देना है ऐसे टॉपिक्स, पढ़ इसको भी पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक जो है ये 12th में इंटरकनेक्टेड है। तो इसको भी पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है और 12th में ज़्यादा वेटेज है, तो 12th पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, तो सर आप थोड़ा ये बता दीजिए कि पीवाईक्यू का इसमें क्या रोल रहेगा? पीवाईक्यू से ये अंदाज़ा लग जाता है बच्चे को कि क्या पूछा जा रहा है और किस लेवल में पूछा जा रहा है। मेरे हिसाब से पीवाईक्यू में अगर आप देखेंगे तो हर चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चन, इवन कि जीओसी में पिछले बार नहीं पूछा गया था, हो सकता है इस बार जीओसी में क्वेश्चन आ जाए। थैंक यू सर। तो अभी हम लोग अब चल रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की ओर। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ना कितना जरूरी है? क्या सिर्फ नोट से काम हो जाएगा? और कुछ चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट मोमेंट पे फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे तैयार करें। तो सर से हम जानना चाहेंगे इन सब क्वेश्चंस को। सर एक एक करके हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी थ्योरी का कितना रोल रहेगा? देखिए एनसीईआरटी में का रोल तो है। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं लाइन बाय लाइन, तब तो ठीक है, आप उसको एक बार जो अंडरलाइन किया है उसको एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं पढ़े तो दोबारा फिर से एनसीईआरटी पढ़ना उतना संभव नहीं हो पाएगा। तो फिर आप सर नोट्स जो नहीं पढ़िए, शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं वो पढ़िए। ओके, और अगर सर कुछ चैप्टर्स बता सकें आप जहां से क्वेश्चन आ सकता है? चैप्टर में 11th में थर्मोडायनामिक्स जो कुछ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 3 क्वेश्चन हमेशा आता है। 12th में जो 2 चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उससे भी 3-3 क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये 3 चैप्टर से ही 9 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सर अगर लेवल को देखते हुए बच्चा सोचे कि वो लास्ट मोमेंट पे कैसे तैयारी करेंगे, अभी जैसे पिछला नीट जो अपीयर की है उनमें तो उनको पता चल ही गया है लेवल, तो उसके हिसाब से अभी वो किस लेवल को दिमाग में रख के तैयारी करें? देखिए जैसा कि बाकी सर टीचर लोग भी बोले कि जब भी रीनीट हुआ है तो पेपर का लेवल थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छा ही रहता है। तो ये एक माइंड मेकअप तो रखना रहना चाहिए कि जो अभी आप पेपर दे के आए हैं उससे पेपर का लेवल अच्छा होगा। मतलब आप ये समझिए कि जो इसके पहले वाला जो नीट का पेपर हुआ था उसमें जो लेवल था वही लेवल रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो उस हिसाब से आप तैयारी करिए आप, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप पूरा जैसे जेईई मेंस का भी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहाँ के बच्चे पीवाईक्यू वगैरह जेईई मेंस का बना चुके हैं। बहुत बच्चे एनओएसटी भी बनाए फिजिकल केमिस्ट्री में, तो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी है उनकी, तो पेपर अच्छा भी आएगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो अच्छे से हैंडल कर सकते हैं तो पेपर। सर एक क्वेश्चन बस ऐड करना चाहेंगे, अभी जो बच्चे यहाँ पर हैं जो टॉपर बच्चे थे जिनका स्कोर 650 से 700 के बीच था, अभी वो किस टाइप के क्वेश्चंस लेके आते हैं या उनके मानसिक क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं उसके दिमाग में? अभी बच्चा कुछ जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ज़्यादा मिस्टेक कर रहा है। उसमें सर्सन रीजन में ज़्यादा दिक्कत ये बच्चों का होता है और सबका ही प्रॉब्लम होता है, टीचर का भी इवन होता है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है, दोनों करेक्ट है, अब वो एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें मैक्सिमम बच्चा गलती करता है। तो एग्जाम तो में ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए फिर? तो उसका स्ट्रेटजी हम लोग ये बताते हैं कि जब आप स्टेटमेंट 1 पढ़ रहे हो, तो स्टेटमेंट 2 मत पढ़ो। आप स्टेटमेंट 1 आपको लग रहा है करेक्ट है, तो उसका खुद बताओ रीज़न क्या होगा, पहले आप ढूँढ लो कि स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए, तब स्टेटमेंट 2 पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो सोचा है कि एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, अगर वही है, तो करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। और नहीं तो अगर जो एक्सप्लेनेशन हम ढूँढ रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि ये होना चाहिए, अगर वो नहीं है, केवल एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, तो ठीक है, फिर केवल दोनों करेक्ट होगा, उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा। ये सर, स्ट्रेटजी होता है। कुछ 3 पॉइंट जो रामबाण की तरह यूज करें बच्चे अभी रीनीट के लिए अपने हिसाब से? एक ही शब्द है बस, मेहनत। मेहनत। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर अभी एक बार ये बता देते हैं कि फिजिक्स में जो पर्टिकुलर 11th या 12th का लेवल कैसा रहने का उम्मीद? जैसे पिछला जो नीट का पेपर हुआ है उसमें तो फिजिक्स आसान आया था, लेकिन जैसा कि सर लोगों ने बताया कि नीट का हिस्ट्री रहा है कि जब भी रीनीट हुआ है तो थोड़ा सा हल्का सा पेपर को ट्विस्ट किया गया है। तो आप हमेशा ये याद रखें कि पेपर का लेवल के बारे में आपको नहीं सोचना है। बच्चा क्यों सोच रहा है आजकल? सोच इसलिए रहा है कि वो यूट्यूब देख रहा है। यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं जो हल्ला दिन रात कर रहे हैं कि टफ आएगा, टफ आएगा, टफ आएगा। तो वो सब वीडियो आप नहीं देखा कीजिए। बच्चों से मेरा मतलब ये कहना है, आप हमेशा याद रखिए कि अगर पेपर का लेवल टफ आएगा, ये पेपर अच्छा देगा तो आपकी तैयारी उससे भी अच्छी है। आप भरोसा रखिए अपनी तैयारी पर। और एक लास्ट में सलाह देना चाहता हूँ कि अपने तैयारी में डेली 10 से 15 क्वेश्चन असर्शन रीजन का जरूर बनाइए। अभी जैसे एक सर ने बड़ी अच्छी बात बताई फिजिकल केमिस्ट्री में, चंदन सर ने, कि 1 और 2 में कैसे मामला फंसता है। तो होता क्या है कि कई बार पहला स्टेटमेंट को दूसरा
एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वही जानता है जिसने सेट किया है। ये वही जानता है बस। तो अब उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 90% से 99% तक क्लैरिटी रहती है, फिजिक्स में तो रहती है, ठीक है। 1% में आपका मामला फंस सकता है कि जिस बंदे ने सेट किया वो क्या एक्सप्लेनेशन सोचा होगा, क्या आप उसे पकड़ पाए या नहीं पाए। तो वैसा 1 आध 2% ही रहता है। तो आप 10-15 क्वेश्चन डेली बनाएंगे तो वो असर्शन रीजन वाला हो जाएगा, और वो बनाना चाहिए सब। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी हम लोगों ने बच्चों सारा डिस्कशन कर लिया सब्जेक्ट वाइज सब कुछ। अभी जो मेन कंसर्न है बच्चों का और पेरेंट का, वो है कि मानसिक स्थिति बच्चों की बहुत ज्यादा हिली हुई है। तो सर खुद एक डॉक्टर हैं, लंबा अनुभव है, पढ़ा भी लंबे समय से रहे हैं। सर ऐसा सिचुएशन जब लाइफ में आ जाता है, मेरा थोड़ा रोंगटा खड़ा हो रहा है कि बच्चों को नींद नहीं आ रही है, कंपैरिजन कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस एकदम जमीन पे चला गया है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सर मतलब कुछ वैसा आप कॉमेडी टाइप का या कुछ बच्चा को बताएं कि जो वो अभी अपने आप को कूल रखें, क्योंकि जब से वो खुद ठीक रहेंगे तभी एग्जाम अच्छा दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों का जिसका देखिए स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो ज्यादा उन बच्चों को इफेक्ट करता है जिनका थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहा है। उनका एक्सपेक्टेशन मतलब तैयारी ऐसा रहा कि कोचिंग में भी टेस्ट में उनका मार्क्स 500-600 प्लस के आसपास आ रहा है। अब वो बच्चा को लगता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो रहा था, अचानक से जब एग्जाम कैंसिल हो रहा, रीट का प्रोग्राम आता, तब उनके दिमाग में स्ट्रेस होना स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या है? डिस्कशन, सोशल साइट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या बच्चे बहुत सारे आपस में डिस्कशन करते हैं, Comparison. कंपेरिजन, तो दूसरे बच्चों का स्ट्रेस बच्चा खुद में ले लेता है। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे बड़ा बात है, तुमको पहले आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रेस का रीजन क्या है। तो सबसे बड़ा रीजन ये कि हम लोग को जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो पहला चीज यही है कि पढ़ाई के बाद कभी डिस्कशन नहीं करना है कि मेरा स्ट्रेटेजी क्या है पढ़ने का, हम रात में किस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह किस टाइम उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्या बुक प्रैक्टिस करें। बिकॉज अगर आप ये डिस्कस करेंगे, एक अगला बच्चा कुछ अगला अपना ओपिनियन देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपना बात सोचे या उसका सोचे। तो सबसे पहला चीज की डिस्कशन नहीं करना इस चीज को। जो वक्त जो टाइम आपको पढ़ाई का मिलता है उस टाइम हम पढ़ाई करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा, मान लीजिए इस बार आपका नीट में 550 मार्क्स आया है, तो इतना तो हम लोग देखिए, इतना तो एग्जाम चल रहा है, तो इतना हम लोग को समझ में आ रहा है कि जिस बच्चे का 550 मार्क्स आया है तो इस बार भी सिलेक्शन की कैटेगरी में था और रीनीट में भी कैटेगरी में रहेगा। वो पेपर अगर ट्विस्ट होगा तो भी, तो दिमाग को कूल करके ये चलना है और एक हैप्पी माइंडसेट ये रखना है ना कि अगर उतना मार्क्स आया तो कॉलेज अच्छा इस बार मिलेगा। बिल्कुल। समझ और रहे? जैसा कि डॉक्टर सर से भी हम लोग मिले थे और बात किए थे, तो सर ने भी बताया था कि देखो तुम अगर पिछले बार ज्यादा भी स्कोर कर जाते, पेपर में ऊपर नीचे कहीं हो जाता, जिस तरह से सेटिंग था, तो कट ऑफ हाई जाता, तो हो सकता था उस टाइप का कॉलेज में नहीं बिल्कुल मिलता। बिल्कुल तो अभी ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो सभी सर का, सभी टीचरों का, सभी और एक फैकल्टीज नॉर्मल कूल नोट में बताता हूँ हम्म, कि अगर आप डॉक्टर बने तो आपको स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो पेशेंट आपको देकर स्ट्रेस में आ जाएगा, तो शुड बी वेरी स्ट्रेसफुल, है ना? बिल्कुल। सो वेरी ऑल द बेस्ट। अभी कुछ और बच्चों का एक प्रॉब्लम हो रहा था, उनसे गलती हो रहा था, वो मैं बता दूं कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो केवल क्वेश्चन पढ़ के आप फिजिकल का सलूशन बनाने लगते हैं, फिर जो आंसर आता है वो आप मैच करते हैं। ये हैबिट ठीक नहीं है। आप जब भी कभी क्वेश्चन पढ़िए तो चॉइस को उसी समय पढ़िए, क्योंकि वो जो चॉइस है ना वो क्वेश्चन का पार्ट है। तो चॉइस देखिए, चॉइस में देखिए कि कैलोरी में है कि जूल में है या डिग्री सेल्सियस में है या केल्विन में है, या बहुत सारा चॉइस हम पढ़ते हैं तो बहुत मल्टी स्टेप रहता है कि कितना परसेंट है। जैसे अभी क्वेश्चन आया था आर्हेनियस के इक्वेशन का, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट पे था। तो जब भी कभी आप क्वेश्चन पढ़िए तो केवल उसके क्वेश्चन मत पढ़ना है, उसका चॉइस भी पढ़ना है, वो भी एक क्वेश्चन का पार्ट होता है। ये हैबिट में लाइए तो ये आपको ये गलती नहीं होगा उससे। ठीक है, थैंक यू सर। तो सभी का ऑल द बेस्ट हम लोगों की तरफ से। उम्मीद है आपके मन में जितनी भी क्वेश्चंस चल रहा होगा वो सारा आंसर आपको मिल गया होगा। देखिए ज़्यादा वीडियो देखने का भी समय नहीं है आपके पास, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके जो मन में संशय चल रहा है, बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है, उस चीज़ को हम लोग क्लियर करें। लगातार वीडियोस इसलिए ला रहे हैं डायरेक्टर सर के साथ, टीचर के साथ, या हम लोग बच्चों के साथ भी बात करेंगे जो हमारे यहाँ से टॉपर होने वाले हैं आगे चल के। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। बाकी बायोम हर कदम पर आपके साथ है, लगातार आपके लिए पूरी टीम मेंबर यहाँ पर है। यहाँ पे अगर आप आते हैं, कोई भी तरह का आपको परेशानी है, आपका वो सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि चाहे आप टेस्ट रिलेटेड बात करें, चाहे पढ़ाई रिलेटेड बात करें, बायोम इज ऑलवेज देयर फॉर यू। उम्मीद करते हैं आपका रीनीट एग्जाम अच्छा जाएगा। सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।